नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मसूरी में मिलेट्स को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। सीएम धामी बोले, मोटे अनाज को मिली नई पहचान, किसानों को होगा फायदा। तय समय पर होंगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं। सीएम धामी ने कहा, कैलेंडर के हिसाब से ही होंगे एग्जाम, परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, सांसदों को एक्टिव मोड में रखने के निर्देश। चुनावी रण में ताकत झोंकने के लिए तैयार है पार्टी। कांग्रेस में मचे घमासान को शांत करेंगे पर्यवेक्षक, मगर हाईकमान के बुलावे से बेखबर विधायक प्रीतम सिंह। विपक्ष की कार्य योजना पर भाजपा ने भी ली चुटकी। और देहरादून में विकास के कार्यों को लेकर कांग्रेस ने किया नगर निगम का घेराव। भाजपा पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। विपक्ष के सवालों पर भाजपा ने साधी चुप्पी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलेट्स पर आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस साल को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। मोटा अनाज अमीरों की थाली का भोजन बन गया है और इसके सेवन से आदमी निरोग भी रहता है। और मोटे अनाज को नई पहचान मिलने से किसानों को भी फायदा होगा। इसका लाभ पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ में झिंगोरा, मंडवा जैसे मोटे अनाज का उत्पादन बहुतायत में होता है। इसको सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 से अधिक राज्यों के मंत्री, वैज्ञानिक और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और इस सम्मेलन में मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये मिलेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। इसमें देश भर से हमारे कृषि क्षेत्र के हमारे मंत्रीगण और प्रतिनिधिगण और वैज्ञानिक सभी आकर मंथन कर रहे हैं। और इस मंथन से निश्चित रूप से एक सकारात्मक चर्चा से अमृत निकलेगा और वो अमृत मिलेट वर्ष को साकार रूप, जिस उद्देश्य से मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, उसको साकार करेगा। कृषि इस देश की रीढ़ है। रीढ़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, वो हमारे किसान ही उसको पूरा करेंगे। क्योंकि 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती पर आधारित है। लेकिन आज़ादी के इन 75 वर्ष में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण खेती घाटे का धंधा थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेती घाटे की धंधे के बजाय लाभ का धंधा बन रही है। और 2 गुना आय करने का जो संकल्प लिया था, उसमें कुछ हद तक हम सफल हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर साफ कहा है कि आयोग की परीक्षाओं में कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसी के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परीक्षाओं में धांधली करने वाले और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो कुछ हो सकता है कि कोई तकनीकी बात हो, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हमने सभी से आयोगों से अनुरोध किया है। क्योंकि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कहना है कि जो हमारे परीक्षार्थी प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं, उनके एक दिन का भी समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर समय आगे चला जाएगा तो बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे हैं जिनको ओवरेज हो जाएंगे, आयु सीमा बढ़ जाएगी, तो उनको परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे, जिसके कारण से एक बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि आयोगों से अनुरोध करके समय पर जो है कैलेंडर जो जारी है, उसके अनुरूप काम हो। वहीं उत्तराखंड पशुपालन विभाग ने केंद्रीय वित्त पोषित योजना के तहत ए हेल्प का शुभारंभ किया है। इस योजना की शुरुआत राजधानी देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। आपको बता दें कि इस योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ए हेल्प यानी कि पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। जानवरों की सुरक्षा, उनको उपलब्ध कराए जाने वाले पौष्टिक आहार, इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी महिलाएं प्रशिक्षण लेंगी। ये प्रशिक्षण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। आज ई सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है हमारे राज्य में। और भारतवर्ष के तीसरे राज्य के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे
ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं वो सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और जो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ों को दूर करना है उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का काम और जानकारियां देने का काम उनके माध्यम से होगा। मैं पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृशक्ति हैं समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारे पशु प्रसंस्करण अधिकारी नहीं है। उससे हमारे पशुपालकों को रिलीफ मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर होंगी और उनको एक आय का उनका एक जरिया बनेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके लिए पार्टी ने अपने सांसदों को एक्टिव मोड में रहने के निर्देश भी दिए हैं। पार्टी सांसदों के कार्यक्रम भी उनके लोकसभा क्षेत्रों में करने जा रही है। क्या कुछ रणनीति पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब नजर 2024 पर टिकी है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार भी लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी की झोली में जाए। इसी मंशा के साथ पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बता दें कि पार्टी ने सांसदों को एक्टिव रहने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई सांसदों के साथ बैठक में संगठन ने सांसदों को कई निर्देश दिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्देश दिया गया है उसके तहत जिन बूथों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं था, उन बूथों पर सांसदों को लगातार दौरे करने के निर्देश दिए गए ताकि पार्टी उन बूथों पर मजबूत हो सके। जो बूथ हमारे कमजोर बूथ थे, जो पिछले लोकसभा में नहीं जीत पाए, तो हमने तय किया है कि सांसदगण महीने में 15 बूथों पर उनका प्रवास होगा। उसके कार्यक्रम जहां पार्टी संगठन तय करेगा वहीं सांसदों से विचार विमर्श के लिए हम जिले में एक पदाधिकारी सांसदों के कार्यक्रम की दृष्टि से हम तय करेंगे। इसके साथ साथ 14 तारीख को अम्बेडकर जी की जयंती है। अम्बेडकर जयंती के लिए भी उन्होंने सांसदों के कार्यक्रम विभिन्न मंडलों में लगाए, उसकी जानकारी सांसदों को हमने दे दी है। बीजेपी संगठन के द्वारा अम्बेडकर की जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी मन की बात को लेकर भी सांसदों के कार्यक्रम तय किए गए हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन जहां शक्ति केंद्रों या बूथ स्तर के कार्यक्रम पर सांसद शिरकत करेंगे, तो वहीं मन की बात के लिए पार्टी ने बड़ा खाका सभी समुदायों से जुड़ने को लेकर भी खींचा है। जहां प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री जी का मन की बात आम जनता सुनती है, इस बार हमने चरणबद्ध तरीके से कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। खासतौर पर जैसे हरिद्वार के सांसद निशंक जी हैं, तो निशंक जी हमने कहा कि संत प्रबुद्ध मंडल रहता है हरिद्वार में, उनके साथ बैठकर मन की बात के कार्यक्रम सुना जाए। इसी प्रकार उधम सिंह नगर में हमारा, तो वहाँ पर थारू हैं, बोक्सा जनजाति की बड़ी संख्या में समाज रहता है, उनके बीच में बैठकर मन की बात को सुना जाए। इसी प्रकार से पूर्व सैनिक उत्तराखंड में बड़ी संख्या में है, अर्ध सैनिक है पूर्व, इन सब के साथ तीरथ सिंह जी से हमने कहा कि उनकी बैठेंगे। नरेश बंसल जी यहाँ देहरादून के अंदर जो हमारे वकील है, प्रबुद्ध जन है, उनके साथ मन की बात को सुनेंगे। पीएम मोदी की मन की बात को लेकर भी पार्टी अब अपने जनाधार बढ़ाने की कोशिशों में लगी है। तो वहीं सांसदों को जहां एक तरफ एक्टिव मोड में रहने के निर्देश मिले, तो दूसरी तरफ चर्चाएं सियासी गलियारों में ये भी है कि कई सांसदों के टिकट पार्टी काट सकती है, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पार्टी अभी संगठन की मजबूती को लेकर काम कर रही है और जब भी लोकसभा चुनाव आएंगे तो टिकट बांटने को लेकर जो पैरामीटर होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। अभी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी 1 साल है, अभी कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, फिर 3-4 राज्यों का चुनाव आएगा। इन चुनाव से फिर 2024 का हम देखेंगे और 24 के लिए ये पक्का है कि जब आदमी उम्मीदवार उतारता है तो सारे मापदंड होते हैं, सारे आकलन होते हैं, सारे सर्वे होते हैं, उसके बाद चिंतन करेंगे सारा। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने जहां एक तरफ तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं सांसदों को मैदान में जुटने के निर्देश संगठन की तरफ से मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कई सांसदों के मन में इस बात को लेकर भी संशय है कि क्या पार्टी इस बार भी उन्हीं को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारेगी। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी खुद को बूथ स्तर पर कितना मजबूत करती है और किसका टिकट काटती है।
रुड़की में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। कार्यक्रम के जरिए मंत्री रेखा आर्य ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के गुर भी सिखाए। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर रही है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ भी महिलाओं को मिल रहा है। महिला या पुरुष या एक शिशु बालक शिशु बालिका के मध्य में जो एक लैंगिक असमानता पैदा होने से लेकर उसके आगे बढ़ने तक के अवसरों तक में जो भेदभाव हमको दिखता है वह हमें खत्म करने की जो है हमें प्रयास करना चाहिए और हमको वैचारिक रूप से जो है धीरे धीरे समाज में इस परिवर्तन को लेकर आना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी हम सब पढ़े लिखे जो लोग हैं उन पर यह जिम्मेदारी वो बनती है। प्रदेश में भाजपा जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर मचे घमासान से पार्टी असहज नजर आ रही है। कांग्रेस में हो रही गुटबाजी को सुलझाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पर्यवेक्षक को बुलाए जाने की बात कही है। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर भी सवाल उठा रहे विधायक प्रीतम सिंह को पर्यवेक्षक के आने की कोई खबर ही नहीं है। कांग्रेस में मचे बवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी ली है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस सोच समझ कर कोई फैसला नहीं लेती है और यही वजह है कि कांग्रेस में विरोध पनप रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ साथी उन्होंने अपनी बात कही, कहीं किसी का मंतव्य किसी और तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। अब पर्यवेक्षक आएंगे मुझे तो जानकारी नहीं है, अब अगर अध्यक्ष जी ने कहा तो हो सकता आ रहे हैं। मुझे खतरा है कि पर्यवेक्षक के साथ भी वो व्यवहार न हो जिसकी कल्पना हम लोग कर नहीं रहे, क्योंकि आखिरकार जब निर्णय होता है तो निर्णय यहीं से होके जाता है, होगा जो हमारे संगठन में प्रक्रिया है और पर्यवेक्षक उसमें चर्चा वार्ता पहले कर चुके होते हैं। अब या तो इनके निर्णय बिना चर्चा के होते हैं तब विरोध का प्रश्न खड़ा होता है और चर्चा हुई तो पर्यवेक्षक आने का उद्देश्य क्या होता है। सच्चाई ये है कि पर्यवेक्षक हो चाहे कांग्रेस का नेतृत्व हो अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगा पा रहा है, जिस कारण परिस्थितियां निर्माण हो रही है। राजधानी देहरादून जहां के मेयर साहब अपना खजाना भरने में व्यस्त है और जनता विकास के नाम पर सिर्फ सड़कों की धूल फांक रही है। शहर की जो तस्वीर लोगों के मन में होती है कि राजधानी चकाचौंध होगी, चारों तरफ हरियाली होगी, ना कोई सड़क की दिक्कत होगी, ना ही लोगों को कोई परेशानी होगी, मगर धरातल पर हकीकत सिर्फ मन का वहम नजर आता है, जिसके खिलाफ अब विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर आवाज भी उठाई है। ये रिपोर्ट देखिए। मेयर साहब खजाना भरने में व्यस्त, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी राजधानी, विकास के नाम पर हो रहा खेल, जनता त्रस्त, सड़कों पर विपक्ष। राजधानी देहरादून भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ के हालात और उन हालातों पर उठते सवालों पर जिस तरह से बीजेपी खामोश बैठी है वो बयां कर रहा है। पहले मेयर गामा की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मसला उठा, जिस पर कोई बयान बीजेपी की तरफ से नहीं आया और मेयर साहब ने भी अपनी सफाई में कोई सबूत पेश नहीं किया। और अब कांग्रेस व जनता शहर के विकास से जुड़े सवाल उठा रही है तो उस पर भी भाजपा खामोशी की चादर ओढ़े बैठी है। जनता और विपक्ष जानना चाहती है कि शहर में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, लोगों को जाम के झाम से कब छुटकारा मिलेगा, देहरादून की मलिन बस्तियों के मालिकाना हक पर कब फैसला लिया जाएगा, शहर भर में खुदी सड़कें और धूल फांकते रास्तों से कब राहत मिलेगी, बरसात के समय सड़कों पर भरने वाले पानी से कब छुटकारा मिलेगा, शहर की सफाई व्यवस्था को कब दुरुस्त किया जाएगा। ऐसे ही अनगिनत सवाल शहर की जनता और विपक्ष सरकार से पूछ रही है और कहीं न कहीं जनता के उन सवालों पर विपक्ष को राजनीति करने का मौका भी सत्ताधारी पार्टी दे रही है। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस ने देहरादून नगर निगम का घेराव भी किया। हालांकि भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखकर पुलिस ने नगर निगम का गेट बंद कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता नगर निगम का गेट तोड़कर अंदर चले गए, जिसके बाद बामुश्किल पुलिस ने हालात को संभाला। नगर निगम क्षेत्र में जो मलिन बस्तियां आती हैं उनसे वादा किया गया था कि मालिकाना हक देंगे,
मालिकाना हक देना तो दूर, मलिन बस्तियों को एलिवेटेड रोड के नाम पर उजाड़ने की साजिश हो रही है। देहरादून में तमाम मलिन बस्तियों के लोगों की हक की आवाज, देहरादून शहर की जनता की पीड़ा, खुदी हुई सड़कों की पीड़ा, चौक नालियों की पीड़ा, इसको लेकर के हम नगर निगम में ज्ञापन देने आए थे। पुलिस जहां जाओ वहां पुलिस लगा देते हैं। पुलिस के बल पर जनता को रोकने के लिए पॉलिटिकल वर्कर्स अगर ज्ञापन दे करके और प्रदर्शन करके अपनी बात नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा। इसमें हमने एक तो मलिन बस्तियों के मालिकाना हक की बात कही है और साथ ही साथ 2018 में जो नगर निगम के 40 नए वार्ड जुड़े हैं, उस जोड़ते समय उन्होंने एक वादा किया था कि किसी तरह का भी कमर्शियल टैक्स या डोमेस्टिक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बीजेपी सरकार और शासन ने वादा खिलाफी करते यू टर्न लेके कमर्शियल टैक्स लगाने का काम किया है। और इन सभी मुद्दों को लेके हम लोगों का आज प्रदर्शन था और ज्ञापन था, लेकिन इन लोगों ने नगर निगम का गेट बंद कर दिया, हमें क्या बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं सरकार को, तो अभी तो हमारे एक धक्के से गेट खुल गया है। अगर हमारी आपने मलिन बस्तियों को मालिक का हक नहीं दिया तो मुख्यमंत्री का गेट तोड़ के मुख्यमंत्री तक जाने का काम करेंगे हम लोग। राजधानी के लोग विकास के नाम पर खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। विपक्ष शहर के लोगों की पीड़ा को लेकर सरकार को जगाने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा है कि ना तो किसी सवाल का जवाब देना चाहती है और ना ही जनता की पीड़ा को समझना चाहती है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जनता और विपक्ष की आवाज बीजेपी के कानों तक पहुंचती है या फिर राजधानी देहरादून यूं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी। काशीपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर हरीश रावत ने आगामी चुनाव को लेकर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरदा ने प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता भाजपा सरकार से तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए निकाय और लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है, तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतज़ार कर रही है। बेरोज़गारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद अब वन विभाग ने भी अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जंगल के क्षेत्र में अतिक्रमण को तत्काल चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं। डीएफओ संदीप कुमार ने बताया है कि वन विभाग में अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ऑलरेडी हमारे पास जो है पूरा टोटल तराई के क्षेत्रों में जो जंगल हैं उनमें अतिक्रमण है और अतिक्रमण को जो है ऑलरेडी जो है रिकॉर्डेड अतिक्रमण है और उसकी जो है विधिवत रूप से प्रत्येक माह जो है वो सूचना उच्च स्तर को जो है वो जाती है और इसमें जो है जहाँ पे भी जो नया अतिक्रमण है उसकी सूचना मिलती है तो हमारे पास जो है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो विधिवत कार्रवाई है सेक्शन 61A के अंतर्गत उसके अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। दिनेशपुर में बैसाखी के मौके पर माता साहिब कौर गुरुद्वारा परिसर तक नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान लोगों का गतका सिख युद्ध कला को भी देखने का मौका मिला है। आपको बता दें कि बैसाखी सिख समुदाय के लोगों का मुख्य त्योहार है। माना जाता है कि इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की थी। वहीं बैसाखी के मौके पर माता साहिब कौर गुरुद्वारा परिसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। हर साल की तरह बैसाखी पर्व इस साल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहाँ पे दिनेशपुर क्या देश भर की समस्त संगत जो है बैसाखी का पर्व मनाती है और इंसानियत के लिए जो खालसा धर्म बनाया गया था बैसाखी के दिन उसकी सृजना है और इसको सिख क्या हर कौम हर धर्म का इंसान इसको मनाता है ताकि देश में खुशहाली रहे, सुख रहे, बीमारियों से दूर रहे। ये हमारे बाबा कश्मीर सिंह जी द्वारा चालू किया था, बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। हर क्षेत्र से हर वर्ग के लोग आते हैं। इसमें बाबा बचन सिंह जी महाराज जिनका हमारे मेन गुरु हैं और बाबा गुरजंट सिंह जी और इस टाइम बाबा गुरुदेव सिंह जी। बैसाखी का पर्व तो आप जानती हैं, बैसाखी का पर्व एक ऐतिहासिक पूरी दुनिया का एक
बैसाखी का मेला हर जगह बनाया जाता है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। मसूरी में मिलेट्स को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, सीएम धामी बोले मोटे अनाज को मिली नई पहचान, किसानों को होगा फायदा। तय समय पर होंगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं, सीएम धामी ने कहा कैलेंडर के हिसाब से ही होंगे एग्जाम, परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, सांसदों को एक्टिव मोड में रखने के निर्देश, चुनावी रण में ताकत झोंकने के लिए तैयार है पार्टी। कांग्रेस में मचे घमासान को शांत करेंगे पर्यवेक्षक, मगर हाईकमान के बुलावे से बेखबर विधायक प्रीतम सिंह, विपक्ष की कार्य योजना पर भाजपा ने भी ली चुटकी। और देहरादून में विकास के कार्यों को लेकर कांग्रेस ने किया नगर निगम का घेराव, भाजपा पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, विपक्ष के सवालों पर भाजपा ने साधी चुप्पी।